So good evening everyone. Today's topic is hemostasis. So hemostasis के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता क्या है एक्चुअली। जो हमारा हीमोस्टेटिस है वो एक तरीके का फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के अंदर जो क्लॉट होता है, क्लॉटिंग फॉर्मेशन होता है, उसी को हम कहते हैं हीमोस्टेटिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं और ये होता कहाँ पर, साइट ऑफ वेसल्स इंजरी, मतलब जहाँ पर वेसल्स के अंदर इंजरी होती है उस एरिया पर होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिक हीमोस्टेटिस इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ 4 कंपोनेंट्स। यहाँ पर जो हमारा हीमोस्टेटिस है वो फिजियोलॉजिक तौर पर काम कैसे करता है। फिजियोलॉजिक तौर पर जो है ये 4 भागों में, 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। पहली चीज़ वेस्कुलर एंडोथेलियम प्लेटलेट्स। पहला जो कंपोनेंट है वो वेस्कुलर एंडोथेलियम प्लेटलेट्स। ठीक है, कोएगुलेशन फैक्टर्स दूसरा चीज़। ठीक है, पहला क्या था, वेस्कुलर एंडोथेलियम प्लेटलेट, दूसरा है कोएगुलेशन फैक्टर एंड द फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। क्या क्या चीज़ें मैंने बोला, वेस्कुलर एंडोथेलियम प्लेटलेट, पहला क्या है वेस्कुलर एंडोथेलियम, इसके बाद दूसरा है प्लेटलेट, तीसरा है कोएगुलेशन फैक्टर, चौथा है फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। ठीक है, फिब्रिनोजेन जानते हो, फिब्रिनोजेन जो है वही क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है, तो फिब्रिनोजेन जो है इसमें आएगा, और क्लॉटिंग फैक्टर है और प्लेटलेट्स हैं और एंडोथेलियम, वेस्कुलर एंडोथेलियम है। ठीक है, दिस इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ चेक अ बैलेंस allow blood to maintain its fluidity, which is vessels promote clot at the site of vessels injury। और ये जो है, जो हमारी ये चारों चीज़ें हैं जिनकी हमने अभी नाम लिया, ये चारों चीज़ें सिस्टमिक तौर पर इंट्रिकेट करती हैं सिस्टम्स को, और ये चेक करती हैं जो बैलेंस है ब्लड के अंदर का, जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करती हैं, और वेसल्स को प्रमोट करती हैं। अगर किसी प्रकार की वेसल्स के अंदर इंजरी होती है तो वहाँ पर ये जो है वर्क करती हैं अपना। डिसमेंटल्स क्लॉट एंड प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन एट अदर साइट्स। ये क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करती हैं थ्रोम्बोसिस से, जैसे थक का जम जाना। ठीक है, किसी जगह पे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड जम जाना, सो ये जो है थ्रोम्बोसिस किसी सिचुएशन होती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन किसी एक एरिया पे। सपोज दैट एक इंटरस्टेशियल एरिया है जहाँ पर वेसल्स का इंटरस्टेशियल एरिया, वहाँ पर जो है अगर क्लॉटिंग नहीं, फॉर्मेशन हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, ब्लड का बहुत ज़्यादा वहाँ इकट्ठा होना हो गया, तो वहाँ पर जो है हम इसको कहेंगे थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन। थ्रोम्बोसिस में थ्रोम्बोस फॉर्मेशन। इफ डिसफंक्शन ऑफ वन कंपोनेंट और इम्बैलेंस बिटवीन कंपोनेंट्स, अगर यहाँ पर किसी भी एक तरीके का, सपोज दैट कंपोनेंट 3-4 है ना, तो इसमें उन चारों में से किसी एक कंपोनेंट के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस देखने को मिला कंपोनेंट्स के अंदर, और एबनॉर्मेलिटी अगर हुई, ब्लीडिंग और पैथोलॉजिक थ्रोम्बोसिस की में अकर, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसकी वजह से। इसकी वजह से एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो सकती है, हाँ जी, और दूसरी चीज़ पैथोलॉजिक थ्रोम्बोसिस हो सकती है जो कि कॉज कर सकती हैं। बोथ congenital and acquired disease states as well as medication can disrupt
the equilibrium of this complex system and lead to bleeding और thrombosis। और ये क्या होता है, ये जो हमारा congenital and एक्वायर्ड डिजीज सिस्टम है वो वेल मेडिकेटेड होता है और डिस्ट्रप्टेड एंड इक्विलिब्रियम होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम से एंड लीड टू द ब्लीडिंग थ्रोम्बोसिस, और लीड करता है ब्लीडिंग थ्रोम्बोसिस को। ओके, सो ये क्या कॉज करता है, ये ब्लीडिंग और थ्रोम्बोसिस लीड करता है। प्राइमरी हीमोस्टेटिस की बात करें तो प्राइमरी हीमोस्टेटिस रिफर्स टू द इनिशियल वैस्कुलर एंडोथेलियल इंजरी। यहाँ पर प्राइमरी हीमोस्टेटिस जो है वो रिफ़र करता है एक इनिशियल बहुत ही मतलब स्टार्टिंग फेज़ वाला जो वैस्कुलर एंडोथेलियल इंजरी होती है वो लीड करती है प्लेटलेट्स डिपोजिशन, मतलब वहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं वो घट जाएंगे, अपने प्लेस से हट जाएंगे एट द साइट ऑफ इंजरी, जो साइट है वहाँ से हट जाएंगे। और द प्लेटलेट प्लग अंडर द नॉर्मल कंडीशन अंडर द नॉर्मल कंडीशंस एंड ब्लड फ्लो प्लेटलेट डू नॉट एडहेरेंस टू द endothelial surface or aggregate with each other, but with vascular injury the endothelial matrix is exposed। वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ये प्राइमरी हेमोस्टेटिस है वो एक तरीके का इनिशियल वैस्कुलर एंडोथेलियल इंजरी है और ये लीड करता है प्लेटलेट डिपोजिशन को। और कहाँ पर, एट अ साइट इंजरी, मतलब इंजरी के साइड पर, जैसे कि प्लेटलेट प्लग। अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें, जो हमारा ब्लड है, ब्लड फ्लो है और जो हमारा प्लेटलेट है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अदर टू एंडोथेलियल सरफेस, यहाँ पर जो है एंडोथेलियल सरफेस पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आने देगा विथ ईच अदर, आपस में। बट विथ वैस्कुलर इंजरी, पर यहाँ पर जो वैस्कुलर इंजरी हो रही है द ईच एंडोथेलियल मैट्रिक्स एक्सपोज, यहाँ पर जो सभी एंडोथेलियल मैट्रिक्स हैं वो एक्सपोज कर जाएंगी। दिस इनिशियल ट्रिगर लीड टू प्लेटलेट्स एडहेरेंस टू कोलेजन और वन वेलिब्रेड फैक्टर VWF, जिसे हम कहते हैं वेलिब्रेड फैक्टर, इसका फुल फॉर्म है वाया मल्टीपल सरफेस रिसेप्टर। यहाँ पर बहुत सारे तरीके के मल्टीपल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट्स होते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेशन देन प्ले क्रिटिकल रोल इन द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। जो हमारे प्लेटलेट हैं वो जब एक्टिवेट होते हैं तब क्या रोल प्ले करते हैं, तब ये बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं एग्रीगेशंस ऑफ प्लेटलेट्स में, ठीक है। इंटीग्रेंस दैट आर नॉर्मली प्रेजेंट ऑन द प्लेटलेट सरफेस, प्लेटलेट के सरफेस पर इंटीग्रेंस जो हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं इन एक्टिव फॉर्म, मतलब किसमें, एक मतलब ये एक्टिव फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आर एक्टिवेटेड एंड बाइंड मल्टीपल लीजेंड्स इंक्लूडिंग VWF, कोलेजन, प्लेटलेट, डेंगू। और ये क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल लीजेंड्स जो हैं वो फिब्रिनोजन और कोलेजन फिब्रिनोजन बाइंड कर सकते हैं मल्टीपल लीजेंड्स को, इंक्लूडिंग कोलेजन, फिब्रिनोनाइटिक एंड विट्रोनेटिक। द एग्रीगेटेड प्लेटलेट degranulated and release agonists that act on G protein coupled receptor to further propagate
aggregation and formation of the platelet plug. These agonists include adenosine diphosphate ADP, thromboxane A2, TXA2, serotonin and epinephrine and vasopressin। यहाँ पर जो हमारे एगोनिस्ट इंक्लूड होते हैं वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, हाँ, एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2, TXA2 और सीरोटोनिन और इपिनेफ्रिन एंड वैसोप्रेसिन यूज होते हैं along और इसके बाद जो है विद द एक्टिवेटेड एंटीग्रेन्स ऑन प्लेटलेट सरफेस, जब हमारे जो एंटीग्रेन्स हैं वो प्लेटलेट सरफेस पर जो है जब एक्टिवेट हो जाते हैं, ईच दिस एगोनिस्ट्स टारगेट एंड एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज। वहाँ पर ये क्या करते हैं, जो सभी एगोनिस्ट्स होते हैं वो टारगेट करते हैं एक एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज को। PLC एक्टिवेशन लीड टू द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम। यहाँ पर एक्टिवेशन जब इसका होता है तब यहाँ पर रिलीज होता है एक लार्ज अमाउंट में कैल्शियम का विथ कैटलेज डीग्रेनुलेशन एंड इंड्यूस्ड अ चेंज इन द प्लेटलेट शेप। यहाँ पर जो हमारा प्लेटलेट का शेप होता है वो भी चेंज हो जाता है, मेकिंग दैम एक्सट्रीमली एडेसिव। यहाँ पर जो हमारा प्लेटलेट है वो कैसे बन जाता है, एडेसिव टाइप में। फॉलोइंग प्लेटलेट एक्टिवेशन द मोस्ट अबंडेंट रिसेप्टर। यहाँ पर जो हमारा प्लेटलेट है उसका जो एक्टिवेशन होता है तब इसके बाद एक तरीके का ये मोस्ट अबंडेंट रिसेप्टर रहता है किसके सरफेस पर, प्लेटलेट के सरफेस पर, ग्लाइकोप्रोटीन GPIIB और A के अंदर, सेकेंड B और थर्ड A, ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A के अंदर, ठीक है। undergoes conformational change and gain high affinity for fibrinogen। यहाँ पर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, देखे जाते हैं कहाँ पर, फिब्रिनोजेन के अंदर। देन प्रमोटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, तब यहाँ पर प्रमोट किया जाता है प्लेटलेट एग्रीगेशंस को, एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग। यहाँ पर जो हमारा स्टेबलाइजेशन होता है किसका, प्लेटलेट प्लग का। इन एडिशन द सिस्टोलिक पोर्शन साइटोसोलिक पोर्शन जो है वो एक तरीके का एडिशनल साइटोसोलिक पोर्शन होता है किसका, GP सेकेंड B एंड थर्ड A, बाइंड टू द प्लेटलेट साइटोस्केलेटन। और ये किससे बाइंड होता है, प्लेटलेट साइटोस्केलेटन से, टू मीडिएट प्लेटलेट स्प्रेडिंग एंड क्लॉट रिट्रैक्शन, ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग रिसेप्टर। ligand interaction with cytosolic event GP second B and third A is a final common pathway for the platelet-led aggregations।
ये एक तरीके का फाइनल कॉमन पाथवे होता है प्लेटलेट एग्रीगेशंस का। ठीक है।